विधि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में मिट्टी तैयार करना। कृषि पक्षियों में सबसे पहले टॉपिक था मिट्टी तैयार करना, बुआई और उसके बाद खाद और उर्वरक की। आज हम इससे आगे पढ़ लेते हैं। इससे आगे का जो टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज करवा दें कि हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि जो हम फसलें तैयार करते हैं, फसलें उगाते हैं खेतों में, उनमें सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने में कई प्रकार के औजारों का यूज़ करते हैं, जैसे हम कुदाली, हल, कल्टीवेटर इत्यादि। उसके बाद बुआई में बीजों का चयन, अच्छे बीजों का चयन सबसे ज़रूरी है। उसके बाद बुआई होने के बाद खाद एवं उर्वरक का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अब खाद एवं उर्वरक भी जब हमने खेत में डाल दिया तो उसके बाद अगला स्टेप आता है इसमें सिंचाई का। कि सिंचाई मतलब पेड़ पौधों में, यानी कि जो हमने फसल वो लगाई है उसमें किस तरीके से पानी देना चाहिए, पानी किस तरीके से दिया जाए। अलग अलग प्रकार की फसलों के अलग अलग तरीके होते हैं पानी डालने के, उनमें उसकी सिंचाई करने के। तो सिंचाई करने के जो तरीके हैं उनकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले कि अब तक हम जो परंपरागत तरीके हैं सिंचाई के वो क्या थे, जो प्राचीन काल से यूज़ होते थे, किस तरीके से सिंचाई करते थे। क्योंकि प्राचीन काल में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो जैसे बिजली नहीं थी, मोटर नहीं थी, तो किस प्रकार से लोग सिंचाई करते थे अपने खेतों में। तो उसके लिए तो सबसे पहले कुएं का प्रयोग करते थे। कुएं के माध्यम से कुएं से पानी निकाल करके खेतों में डालते थे। अब वो कुएं से पानी निकालना कोई आसान काम नहीं, एक व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल काम। तो उसके लिए पहले लोग पशुओं का सहारा लिया करते थे। तालाबों से, झीलों से भी पानी निकाला जाता था। तो किस तरीके से निकालते थे, तो उसमें इस दौरान जब किसानों के पास सुविधाएं कम थी तो उसमें सबसे पहली विधि आती है मोट। दूसरी विधि है चेन पंप। ढेकली। चौथी विधि है रहट। तो इसमें क्या होता था मोट विधि में, इसमें एक बड़ा सा घड़ा कह लो या चमड़े की बनी हुई एक बड़ी सी मटकी, उसको एक रस्सी से बांध करके पशुओं के माध्यम से, पशुओं को रस्सी बांध करके और उसको भर करके नीचे से खींचा जाता था। खींचने के बाद जैसे ही वो ऊपर आती थी तो वो पानी कुएं से बाहर गिर जाता था और कुएं से बाहर गिरने के बाद वो पानी खेतों की तरफ उसका रुख कर दिया जाता था। तो इस विधि को बोलते थे मोट विधि। उसके बाद था चेन पंप। चेन पंप में क्या होता था, इस विधि में भी कुएं पर एक चेन बना करके पानी निकाला जाता था। यानी यहाँ पर मान लो एक डिब्बा लगा दिया, बाल्टी लगा दी, तो इस चेन को घुमाया जाता था। ये बाल्टी नीचे से भर करके आती थी और ये पानी नीचे गिर जाता था। तो ये तरीका हाथ से इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद ढेकली में क्या होता था, ढेकली विधि में कुएं से इस प्रकार की व्यवस्था की जाती थी कि यहाँ पर एक लकड़ी लगाकर इसके नीचे एक रस्सी बांध करके एक बाल्टी या मटका लटका दिया जाता था। इस लकड़ी को उठाते थे तो ये मटका कुएं में चला जाता था और इसको दबाते थे, भर के आ जाता था और इसको बाल्टी को खींच करके इधर पानी को डाल दिया जाता था खेत के अंदर। तो ये विधि थी ढेकली। उसके बाद रहट विधि आई। रहट विधि भी इसी तरीके की थी, लेकिन इसमें
पशुओं का सहारा लेकर के इसको घुमाया जाता था, जो कि काफ़ी आसान रहा इन सब तरीकों में, काफ़ी सुविधाजनक। तो इस प्रकार से प्राचीन समय में प्रयोग किया जाता था। पानी को खेत कुओं से निकाल करके, तालाबों से निकाल करके उसका यूज किया जाता था। आजकल आधुनिक तकनीक आ गई है, ट्यूबवेल वगैरह लग गए हैं खेतों में, बिजली से का प्रयोग करके ट्यूबवेल या हैंडपम्प ट्यूबवेल वगैरह से प्रयोग करके हम पानी को निकालते हैं और आसानी से खेतों की सिंचाई हो जाती है। अब आजकल नई तकनीक आ गई है सिंचाई करने की। जैसे ही मैंने पहले बताया कि कुछ फसलों में सिंचाई करने की तरीके अलग है, तो कौन कौन से तरीके आजकल आ गए हैं। छिड़काव तंत्र है एक, तो पानी को फव्वारों के माध्यम से फसलों पर छिड़का जाता है, उसमें कम पानी लगता है और फिर सिंचाई आसानी से हो जाती है। उसमें पाइपों के माध्यम से मोटर लगा दी, मोटर का जो कनेक्शन है वो पाइपों में कर दिया जाता है और पूरे के पूरी फसल पे पानी को छिड़क दिया जाता है फव्वारों के माध्यम से। दूसरा है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में क्या होता है, ड्रिप तंत्र में या मान लो यहाँ पर मोटर है, ये मोटर है, ये जमीन से पानी निकालती है, तो इस मोटर को का कनेक्शन आगे पाइपों में करके पूरे खेत में कर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि पानी जो है बूंद बूंद करके पेड़ जो जहाँ पर फसलें लगाई गई है, इन पाइपों को वहीं पर लेकर जाया जाता है जहाँ जहाँ फसलें हैं। तो बूंद बूंद करके पानी इनकी जड़ों में टपकता रहता है, तो इसको बोलते हैं ड्रिप तंत्र। ड्रिप मतलब टपका विधि, ठीक है। तो इससे पानी बहुत ही कम मात्रा में लगता है और फसलें आसानी से उग जाती हैं। जैसे मान लो ये पाइप यहाँ पर हमने पहले फसल लगा दी, ये फसल लगा दी, लाइन में फसलें लगा दी, तो पाइप इनके यहाँ नज़दीक से लेके जाया जाएगा और यहाँ पर पाइप में सुराख होता है, पानी इनकी जड़ों में टपकता रहेगा धीरे धीरे इनके नज़दीक। तो इस विधि को बोलते हैं ड्रिप तंत्र। एक विधि है कि फसलों में सीधा ही पानी लगा देते हैं, कोई ना तो ये ड्रिप विधि का प्रयोग किया, ना छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया, तो सीधा ही फसलों में पानी लगा दिया। जैसे धान की फसल में पानी सीधा लगा दिया जाता है। तो ये थी सिंचाई की विधियाँ। अब सिंचाई करने के बाद जैसे ही फसल उगती है, तो फसल उगने के दौरान जमीन के अंदर और भी अनेक कई प्रकार के पेड़ पौधे उग जाते हैं। उन कई प्रकार के पेड़ पौधों को बोलते हैं हम, जो हमारे लिए हानिकारक है, फसलों के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि हमने खेत में फसल उगाई है, हमें जो पौधे चाहिए, हमें उसके अलग और कोई पौधा खेत में नहीं होना चाहिए। क्योंकि और कोई पौधा अगर खेत में रहेगा तो वो फसल को नुकसान करेगा, फसल को दबाएगा। जो हम उसमें सिंचाई या खाद पानी डालेंगे वो उसका भी प्रयोग करेगा और ज़्यादा फले फूलेगा। तो उसको बोलते हैं खरपतवार। जो हमारे खेत में एक्स्ट्रा पेड़ पौधे जो हमें नहीं चाहिए, उसको बोला जाता है खरपतवार। अब खरपतवार को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खरपतवार को अगर नहीं निकालेंगे तो वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो खरपतवार को निकालने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं हम निराई। क्या बोल जाता है उसको? निराई। तो निराई, क्योंकि फसलों को के बीच बीच में ये पेड़ पौधे उगे रहते हैं, तो इनको निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर फसल इसको निकालते टाइम फसलों को नुकसान होने का भी डर होता है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल औजार होते हैं, जैसे खुरपा, दराती, ये होता खुरपा इस टाइप का, सभी ने देखा होगा।
ये इसके आगे एक धातु की पत्ती होती है, ये पीछे लकड़ी का पकड़ने का हत्था, इसको इस प्रकार से पकड़ करके चलाया जाता है। तो इसकी सहायता से फसलों से निकाले जाते हैं खरपतवार। तो इस विधि को बोला जाता है निराई। और भी दूसरा तरीका है फसलों को निकालने का। अगर मान लो फसलों को लाइन में बोया गया पंक्तिबद्ध तरीके से, तो उसमें हम छोटी कस्सी की सहायता से फसलों को जो खरपतवार है वो निकाल सकते हैं। आजकल फसलों के खरपतवार को निकालने के लिए रसायन का प्रयोग भी किया जाता है। रसायन मतलब केमिकल, यानी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। आजकल कुछ ऐसी दवाइयाँ ईजाद हो गई है कि जिनका छिड़काव फसल में कर दे तो फसलों को नुकसान नहीं होता, केवल खरपतवार जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो सूख जाता है। तो उसको ऐसी इस प्रकार की जो दवाइयाँ है उनको बोला जाता है खरपतवार नाशी। तो उसमें खरपतवार नाशी का कुछ उदाहरण है, जैसे 2,4-D जो एक दवाई का नाम है 2,4-D। तो ये एक दवाई का नाम खरपतवार नाशी दवाई है, ये जो पेड़ पौधों को, जो हमारी फसलों में जो खरपतवार है उनको नष्ट कर देती है। स्प्रे मशीन की सहायता से उन पर छिड़काव कर दिया जाता है पूरी की पूरी फसल पर, तो उससे खरपतवार नष्ट हो जाता है। अब खरपतवार नष्ट हो गया, हमने उचित देखभाल करी, सिंचाई लगाई, सिंचाई करी फसल में, तो हमारी फसल कुछ महीनों में पक कर के तैयार हो जाती है। फसलों को पकने का भी अपना एक समय होता है, उसी दौरान उनमें बीज वगैरह पड़ते हैं। आप लोगों ने देखा है कि कुछ विशेष मौसम में ही बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं बगीचों में। तो इसी प्रकार से फसलों में भी, फसलों के पकने का भी एक विशेष मौसम होता है, उसी में वो फसलें पक कर के तैयार होती है। तो वो मौसम जब तक नहीं, इस प्रकार का वातावरण नहीं बनता, तब तक फसलों की उचित देखभाल की जरूरत होती है, जो हमें बीच बीच में करती रहनी पड़ती है। जैसे पशुओं से या कीट पतंगों से उसकी रक्षा करना। बीच में फसलों में अगर बहुत सारे कई प्रकार के कीड़े हो जाते हैं तो उनकी रक्षा के लिए भी हमें फसलों पर छिड़काव करने पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं हम कीटनाशी दवाइयाँ। कीटनाशी का प्रयोग करने से कीड़े जो होते हैं उनमें खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जब फसल तैयार हो जाए तो फसल को तैयार करने के बाद वहाँ पर इसके बाद आता है हमारे पास कटाई करने का समय। जब कटाई करने का मौसम आता है तो उस फसल की कटाई की जाती है। कटाई करने के लिए कुछ औजारों का इस्तेमाल होता है, जैसे दराती है, दराती का इस्तेमाल कटाई में होता है। आजकल बाजार में और भी कई प्रकार की मशीनें आ गई है कटाई करने के लिए। इन मशीनों को बोला जाता है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर मशीन जो है वो फसलों को काट देती है। फसलों को काटने के बाद जो हमारे पास अगला प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम थ्रेसिंग, यानी कि फसलों को के दानों को अलग करना और भूसे को अलग करना। तो इस विधि को बोला जाता है थ्रेसिंग विधि। अब थ्रेसिंग विधि जो है उसके कई तरीके हैं। आजकल इस प्रकार की मशीनें आ गई है जो कटाई और थ्रेसिंग दोनों इकट्ठा करती है। इस प्रकार की मशीनों को बोला जाता है कंबाइन मशीन। कंबाइन मतलब थ्रेसिंग का काम भी इकट्ठे करती है और कटाई का काम भी इकट्ठे करती है। थ्रेसिंग करने के बाद कई बार इस प्रकार की फसल होती है कि उसमें से जो भूसा है वो सारा कंप्लीटली निकलता नहीं है। तो इस प्रकार की जो फसल जिसमें से भूसा कंप्लीटली नहीं निकला है उसको एक और मशीन है जिसको विनोइंग मशीन बोलते हैं, या प्राचीन समय में क्या करते थे फटकने वाली विधि से। फटकने मतलब फसल को यूँ उछाल करके उसको अलग कर लिया जाता था भूसे को फसल से।
तो इस प्रकार की विधि को बोला जाता था फटकना विधि या विनोइंग विधि। हमारे देश में कटाई के दौरान कई प्रकार के त्यौहार भी मनाए जाते रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का त्यौहार। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। दानों से भरी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने का तथा खुशी मनाने का होता है। तो कुछ इस प्रकार के त्यौहार जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या, बिहू, इस प्रकार के ये त्यौहार हैं जो फसलों की कटाई का मौसम आने के दौरान या उससे पहले मनाए जाते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से। फसल की कटाई होने के बाद उसका दानों को भूसों से अलग कर लिया। उसके बाद आता है भंडारण करने का तरीका कि इस फसल को भंडारण किस तरीके से किया जाए, फसल को इकट्ठा रखा किस तरीके से जाए, क्योंकि किसानों की जो फसल है वो एकदम से किसान उसको मंडी में नहीं ले जा पाता है, तो उसको उस फसल को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ता है या फिर अपने घर में जितनी उसकी फसल की ज़रूरत होती है वो अपने घर में भी फसल को रखता है। ये तो है नहीं कि सारी की सारी फसल को वो बाज़ार में बेच आएगा और जब उसको ज़रूरत होगी तो वो बाहर से खरीद करके लाएगा, ऐसा नहीं। तो वो फसलों को इकट्ठा भी करना पड़ता है, उसको भंडारित करके रखना पड़ता है। और जो व्यापारी लोग फसलों को खरीदते हैं वो भी फसलों का भंडारण करते हैं। तो फसलों को भंडारण करने के लिए अनेक प्रकार की विधियाँ प्राचीन काल से ही चलती आई है, जिसमें मैं मुख्य तौर पर आपके घरों में आप लोगों ने देखा है कि लोहे के चादरों के बने हुए थोड़ी सी बड़ी बड़ी टंकियाँ होती है, उनमें भर करके हम अनाज को रखते हैं। ये तो हुआ परंपरागत तरीका। आजकल जो है धान वगैरह या गेहूं को भर करके रखते हैं, वो एक बड़ा सा इसी प्रकार का गोल गुंबद सा होता है, उसको बोलते हैं साइलो। तो साइलो में भर करके अनाज को रखा जाता है। बोरों में ही भर करके रखते हैं, लेकिन वो एक अच्छा तरीका नहीं है। हाँ, बोरों में भर करके रखना उस जगह पर ठीक है जहाँ पर ऊपर पक्की छत है और अच्छे प्रकार से खुली और हवादार वातावरण है, वहाँ पर बोरों में भर करके फसलों को रखा जा सकता है। लेकिन उसमें भी और कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ती है, जैसे चूहों से बचाओ या कहीं से ज़्यादा धूप, तेज़ धूप या बहुत ज़्यादा सीलन ना हो उस कमरे में। इस प्रकार की बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है फसल का भंडारण करते समय। फसलों में भंडारण करने के दौरान और भी कई परेशानियाँ थी, क्योंकि मान लो फसल में थोड़ा बहुत भी नमी है तो फसल में नमी होने के कारण फसलों में अपने आप ही कई प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा आपके घर अनाज में कई बार छोटे छोटे भूरे भूरे कलर की जो कीट पैदा हो जाते हैं, उनसे रक्षा करना ही ज़रूरी है। तो फसलों को भंडारण करने से पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसको पूर्ण रूप से, जब वो फसल थोड़ी ठंडी हो जाए, ठंडी का अर्थ ये है कि पहले फसल को सुखा लो धूप में, 1-2 दिन तेज़ धूप लगा करके उसको फिर इकट्ठा कर लो, ठंडा होने के बाद उसका भंडारण करना चाहिए। इस प्रकार से करने से फसलों की नमी जो ख़त्म हो जाएगी। नमी ख़त्म होने से उसके अंदर जो छोटे छोटे कीट वगैरह उत्पन्न होते हैं वो उत्पन्न नहीं होंगे और फसलें अच्छी पूरे साल सुरक्षित रह सकती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में करते हैं।